हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे बात की थी कि हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल कराएंगे, जिसमें से हम 20 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। किंतु वीडियो की जो लेंथ है अधिक बड़ी होने के कारण हमने उसको बीच में ही रोक दिया था और आज हम 21वें प्रश्न से उस सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले कि 20 प्रश्नों की वीडियो को भी देखिएगा। पसंद आए लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना समय गवाए करते हैं प्रारंभ। कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपों की अपेक्षा महासागरों पर वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। ये सही बात है, क्योंकि महाद्वीपों पर क्या होता है, स्थलीय भाग अधिक होता है, किंतु महासागरों पर जलीय भाग अधिक होता है, जिस वजह से यहाँ का जो पानी है वो गर्म होगा और गर्म होकर क्या काय में बदलेगा, वाष्पीकरण में। ठीक, इसी प्रकार सेकंड क्या है, भूमध्य प्रदेशों में अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता होती है। ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि एक इस प्रकार मान लो ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा विषुवत रेखा 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सूर्य होता है उसकी सदैव प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो लंबवत होती हैं, लगभग लंबवत, सदैव लंबवत होती हैं। जैसे कर्क रेखा पर गर्मियों के समय और शीत ऋतु के समय मकर रेखा पर होती है। इसी प्रकार यह जो 0 डिग्री रेखा है इस पर सदैव लंबवत होती है, जिससे यहाँ पर क्या होता है, तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होता है तो यहाँ पानी क्या होगा, गर्म होगा, और वो जब वाष्पन बिंदु पर पहुँच जाएगा तो काय में पानी को तब्दील कर देगा, काय में बदल देगा, आर्द्रता में, मतलब वाष्प में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता। तो ठीक है, इस प्रकार 1 और 2 सही हो जाते हैं। तो देखते हैं क्या आंसर है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारे पास सी। क्या आंसर हो जाता है, सी। और अगला 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा, यहाँ वार्षिक औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ दैनिक तापांतर 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तो ये कथन दिए गए हैं और पूछा है कि उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु की विशेषताएं हैं। यहाँ पर एक ये भी ध्यान रखना कि 12 डिग्री सेल्सियस से कम तापांतर रहता है, दैनिक तापांतर, मतलब रात के दिन के 2 बजे और रात के या सुबह के 5 बजे के जो बीच का तापमान होता है वो उनका अंतर बहुत कम होता है। तो ये कहाँ की, विषुवत रेखीय प्रदेश की जलवायु से संबंधित है, क्योंकि वहाँ पर हर समय, जैसा मैंने बताया, ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर तापमान सदैव अधिक रहेगा क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। और वर्षा और तापमान अधिक होगा तो वाष्पन अधिक होगा, वाष्पन की दर अधिक होगी तो संघनन भी अधिक होगा, संघनन अधिक होगा तो वर्षण की मात्रा भी अधिक होगी। इस प्रकार यहाँ संवहनीय धाराओं से, मतलब संवहनीय रूप में वर्षा अधिक प्राप्त होती है। कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर। कैसा दिन होता है, ये यूपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है कि मतलब 2 बजे तक तो यहाँ मौसमी दशाएं बहुत अच्छी होंगी, लेकिन 2 बजे के बाद क्या, 2 बजे के बाद आसमान में बादल मंडराने लगेंगे, जिससे सूर्य तक कम होगा, और जो बादल मंडराते हैं फिर उनसे वर्षा प्राप्त हो जाती। प्रत्येक दिन का यही प्रक्रम चलता रहता है और दैनिक तापांतर तो कम रहता ही है। ठीक, इस प्रकार इसका क्या है, भूमध्य रेखीय जलवायु। आंसर भूमध्य रेखीय जलवायु। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, यूपीएसआई के लिए भी, किंतु वनडे एग्जाम में शायद है। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रति चक्रवात में वायुदाब प्रणाली का पूर्ण विकास नहीं होने पाता है। ठीक है, पहला सेकंड पढ़ते हैं। प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों में मौसम साफ एवं शुष्क रहता है। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं। प्रति चक्रवात में वायु ऊपर उठती है जिसके कारण वर्षा होती है। ठीक है, इसमें देखो हम बताते हैं प्रति चक्रवात क्या होता है। एक कोई क्षेत्र है, यहाँ पर क्या बना, हाई प्रेशर, ठीक, HP हाई प्रेशर बना, तो यहाँ से जो पवनें हैं ना, ये चारों तरफ चलने लगेंगी। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है,
प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात, चक्रवात का उल्टा। चक्रवात में क्या होता है, यहाँ बनता है लो प्रेशर और जो बाहर की पवनें आती हैं ये इस प्रकार चलने लगती हैं इसके तरफ, ठीक। तो ये काय की दशा होती है हमारी, चक्रवात की। तो इसके विपरीत दिशा है प्रति चक्रवात। तो इसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता है, ये भी सही है, क्योंकि क्या होता है वो चारों तरफ फैलती है तो उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाता। प्रति चक्रवाती क्षेत्रों में मौसम साफ एवं शुष्क रहता है, जी सही बात है। और वर्षा नहीं प्राप्त होती है, इससे वर्षा प्राप्त नहीं होती है। तीसरा, प्रति चक्रवात में वायु ऊपर उठती है जिसके कारण वर्षा होती है, ये गलत है। वायु फैलती है, प्रसार होता है। इस प्रकार देखा हमने, 1 और 2 सही है इसका। तो आंसर क्या हो जाता है, 1 और 2। जेट स्ट्रीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। जो जेट स्ट्रीम होती है वो पश्चिम से पूर्व दिशा, मतलब इधर से इस प्रकार चलती है। ये चलती किस वजह से है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो ये राइट हो जाता है। यह समताप मंडल की ऊपरी सीमा में प्रवाहित होती है, जी गलत। समताप मंडल की निचली सीमा तक प्रवाहित हो सकती है। और जो प्लेनेटरी होती है, PBL, प्लेनेटरी बाउंड्री लाइन, जो प्लेनेटरी बाउंड्री लाइन मतलब सतह से 3 किलोमीटर की ऊपर, तो ये 3 किलोमीटर ऊपर से, मतलब PBL से ऊपर और समताप मंडल की निचली सीमा तक प्रवाहित होती है। यह उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्म काल में इसका विस्तार कम हो जाता है, ये सही बात है। इसको याद रखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्म काल में इसका विस्तार कम हो जाता है। इस प्रकार शीतकाल में इसकी दशाएं क्या होती हैं, तीव्र। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाता है, C। 25वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस चक्रवात का आकार V अक्षर के समान होता है। इस चक्रवात का आकार V अक्षर के समान होता है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होती है, यानी। तीसरा, ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में, ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में आते हैं। तो उपयुक्त कथन में निम्नलिखित में से किस चक्रवात की दशाओं को बताया गया है। तो ये हमें बताना है किस प्रकार के चक्रवात की दशाएं बताई गई हैं। तो ये चक्रवात की दशाएं हैं बहिर्उष्ण, ठीक। बहिर्उष्ण ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब क्या होता है। तो बहिर्उष्ण को ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कह दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर B सही हो जाता है। 26वां, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आकार बड़ा होने के कारण इन चक्रवातों में दाब प्रवणता कम होती है सॉरी, ठीक। इनमें किसी वाताग्र का निर्माण नहीं होता है, इसमें वर्षा के साथ हिमवृष्टि नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं। हमें क्या बताना है, इनमें से सही नहीं है। तो इसका जो आकार है, इन चक्रवातों में दाब प्रवणता कम होती है, ये गलत है। दाब प्रवणता इनमें क्या होती है, अधिक होती है। इनमें किसी वाताग्र का निर्माण नहीं होता, ये बात सही है, ठीक है। इसमें वर्षा के साथ हिमवृष्टि नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। 1 मिनट, शायद हट गया है। तो इसमें वाताग्र भी नहीं पाया जाता। वाताग्र क्या होती है, जब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां आपस में मिलती हैं तब काय का निर्माण होता है, वाताग्र का। मतलब जैसे अभिसरित, जैसे ये मान के चलो ठंडी वायु है, ठीक है, और ये हमारे पास होगी गर्म वायु, इधर से कोई गर्म वायु आई, तो ये आपस में ना मिलने की वजह से ना यहाँ पर एक क्षेत्र या एक मतलब काल्पनिक क्षेत्र विकसित हो जाता है जहाँ से ये रगड़ खाते हैं। तो इसे क्या कह दिया जाता है, वाताग्र। वात प्लस आग्र, वात माने वायु का अग्रभाग जो कहलाता है वो वाताग्र कहलाता है। 27वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के द्वारा होती है, सही बात है। और मानसून को हम देख चुके हैं कि क्या होता है मानसून। दूसरा, तमिलनाडु में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं द्वारा होती है, सही बात है। इस प्रकार 1 और 2 सही हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर पूर्वी जो मानसून है वो किसका भाग है, वो पश्चिमी पवनों के भाग है। पश्चिमी जो पवनें हैं, पश्चिमी विक्षोभ पवनें हैं, उनका भाग है। इस प्रकार
1 और 2 सही। 28वां, पक्षाव मेघ जो सिरस क्लाउड होते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षाव मेघ आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बिल्कुल, हमने पहली वीडियो में इस पर चर्चा की हुई है कि सबसे ऊंची बादल जो होते हैं पक्षाव मेघ सिरस क्लाउड ही होते हैं। ये चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं। सही बात है। चक्रवात के कब आगमन के सूचक होंगे? जब इनमें कुंडली नुमा आकृति हो जाए, मतलब एक कुंडली नुमा आकृति, ठीक है, कुंडली नुमा आकृति हो जाएगी इस प्रकार से, तब ये क्या कहलाएंगे कि चक्रवात के आगमन के सूचक। इनसे घनघोर वर्षा होती है, ये गलत बात है, इनसे वर्षा प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं 28 का 1 और 2 कहाँ पर है? 28 का 1 और 2 ए आंसर इसका सही हो जाता है। 29 का, निम्नलिखित में से किस मेघ के कारण सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है? प्रभामंडल की बात करें तो आपने देवी देवताओं को देखा होगा कि उनके मस्तिष्क के पीछे एक क्या होता है? एक प्रभामंडल, मतलब एक गोल गोल आकृति सी होती है जिसमें फिर एक जादुई रूप, तो उसका क्या कहलाता है? प्रभामंडल। और आसमान के संदर्भ में, मतलब भूगोल के संदर्भ में देखें तो जैसे ये वायु है और यहाँ चंद्रमा, तो एक यहाँ का मतलब प्रकाश का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उसे ही क्या कह दिया जाता है? प्रभामंडल। तो ये किन बादलों में नहीं पाया जाता है, मतलब किन का निर्माण करता है? कौन से बादल निर्माण करते हैं इसके? उच्च मतलब पक्षाव स्त्री मेघ, बी इसका आंसर हो जाता है बी, पक्षाव स्त्री मेघ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओलावृष्टि के लिए संतृप्त वायु का तापमान हिमांक से नीचे व सतह का तापमान हिमांक से ऊपर होना आवश्यक है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, जब वायु के तापमान में कमी होती है तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, जब क्या होती है? जब वायु के तापमान में कमी होती है तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारे पास? दोनों, सी, क्योंकि इसका ये भी सही हो जाता है और 2 भी, है ना। तो इस प्रकार देखते हैं क्या है ऑप्शन में, तो सी इसका आंसर सही हो जाता है हमारे लिए। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सौर विकिरण के लिए अपारगम्य और पार्थिव विकिरण के लिए पारगम्य होती है। गलत है। इस पर भी हम पहली वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है वो सूर्य तापक्रत क्या करती है? रोक लेती है। मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए तो क्या होती है? पारगम्य होती है, किंतु जो पार्थिव विकिरण होता है उसके लिए अपारगम्य होती है। दूसरा है, जलवाष्प वायुमंडल में सबसे अधिक परिवर्तनशील घटक है। सही है, इसका क्या हो जाता है? सही है। इसको भी हम पहली वीडियो में देख चुके हैं। मतलब अगर ऊंचाई पर जाएंगे तो वाष्प हमें क्या प्राप्त होगी? कम प्राप्त होगी। महासागरों से महाद्वीपों की तरफ जाएंगे तो भी हमें जलवाष्प की मात्रा में कमी प्राप्त होगी। यदि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो भी क्या होगी? हमें जलवाष्प की मात्रा में कमी प्राप्त होती है। इस प्रकार से इसका केवल 2 आंसर सही हो जाता है, बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मतलब कौन सा सही है या नहीं है। वायुमंडल के प्रत्यक्ष रूप से गर्म होने के लिए अवरक्त किरणें उत्तरदायी होती हैं। जैसे हमने बात किया है कि प्रकाश जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती हैं, तो उसी की कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें से एक अवरक्त किरणें हैं, तो ये सही हो जाता है। सूर्य की तिरछी किरणें लंबवत किरणों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्रफल पर अधिक ऊर्जा प्रदान करती हैं, ये गलत होता है। क्योंकि जो तिरछी किरणें हैं, अगर कोई स्थल का भाग है, अगर तिरछी हैं तो ये ज़्यादा क्षेत्र तक जाएंगी, जिस वजह से इसका जो सूर्य तप है या ऊर्जा है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। क्योंकि आपने बचपन में एक लेंस से उसको फोकस बनाकर जो कागज़ जलाए होंगे, तो ठीक इसी सिद्धांत पर इसका उत्तर हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार कौन सा? केवल एक सही हो जाता है। 33वां, निम्नलिखित पर विचार करना है हमें।
चक्रवात में पवन की दिशा बाहर से केंद्र की ओर होती है। चक्रवात में ये बाहरी भाग हो गया, ये उसका केंद्र हो गया, तो इसमें क्या है, चक्रवात में पवन की दिशा बाहर से केंद्र की ओर, इस प्रकार। ठीक है, तो ये इसका सही हो जाता है। प्रति चक्रवात में उल्टा होता है, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, उसमें जो चक्रवात की दिशा होती है, चक्रवात की दिशा इस प्रकार होती है, क्या इस प्रकार। ये दक्षिणी गोलार्ध की प्रॉपर्टी है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, चक्रवात क्लॉकवाइज घूमेगा, और जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरा गलत, दूसरा हो जाता है 33 का गलत। इस प्रकार इसका कौन सा आंसर हो जाता, केवल एक, केवल एक हो जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर वायुदाब उच्च होता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर वायुदाब उच्च होता है। सेकंड, बैरोमीटर में पठन का लगातार बढ़ना प्रति चक्रवातीय दशा का संकेत होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है सही, किंतु पहला क्या हो जाता है, कम, गलत। रीजन, भूमध्य रेखा, जैसे हम बात कर चुके हैं, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर वायुदाब उच्च होता है। अगर वायुदाब या सॉरी, वायुदाब यहाँ उच्च होता तो क्या होता, यहाँ पर वायु यहाँ से बाहर की तरफ चलती हैं, ठीक, किंतु व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं, वो विषुवत रेखा की तरफ। इस प्रकार यहाँ क्या हो जाता है, वायुदाब लो, क्योंकि यहाँ पर वायु क्या ITC-Z का क्षेत्र का निर्माण करती हैं, अंतरा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, अंतरा उष्ण अभिसरण क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिससे पवनें आपस में ना मिलकर ऊपर उठती हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर का निर्माण। बैरोमीटर में पठन का लगातार बढ़ना प्रति चक्रवाती दशा का संकेत होता है। बिल्कुल ये सही। इस प्रकार 34 का केवल 2। 35 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जब संघनन हिमांक के ऊपर होता है तब तुषार का निर्माण होता है, फ्रॉस्ट का निर्माण होता है। सेकंड है, वायु की आर्द्रता सामर्थ्य तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। ये तो हमारा सही है। अगर हम वायु को गर्म करें तो उसकी जो आर्द्रता है, आर्द्रता सामर्थ्य है, मतलब नमी को धारण करने की जो क्षमता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है, इसको प्लीज़ याद रखना, ये पूछा जाने वाला स्टेटमेंट है। जब संघनन हिमांक के ऊपर होता है तो ये गलत है। तुषार, फ्रॉस्ट, तुषार क्या होता है, पाले का। ठीक है, तो पाले का निर्माण तब कब होता है, जब हिमांक से नीचे पहुंच जाए बिंदु संघनन का। तो इस प्रकार हमारा बी आंसर हो जाता है। हिमांक क्या होता है, मतलब जिस पर वायु हिम में बदल जाए, चाहे वो ओला हो, चाहे ये स्नोफॉल हो, और चाहे तुषार हो। 36 का, वायु राशि एयर मासेस के संबंध में, हाँ ये हो गया, एयर मास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एयर मास क्या होती है, वायु राशि क्या होती है, एक विस्तृत क्षेत्र में फैला वायु का वह भाग जिसमें सभी दशाएं जैसे ताप, आर्द्रता समान होती हैं, उसे क्या कह दिया जाता है, वायु राशि। ये क्षैतिज की बात चल रही है, क्षैतिज पर है नहीं, लंबवत अलग होता है, लंबवत पर तो घटती जाती हैं। जैसे ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, एक यहाँ पर वायु राशि है, एक यहाँ पर मान के चलो छोटी, तो यहाँ पर जो उसके तापमान, आर्द्रता संबंधी दशाएं हैं वो समान होंगी, इसकी भी समान होंगी, इसकी भी, किंतु ये अपने आप में भिन्न भिन्न होंगी। जैसे इसकी और इसकी भिन्न है, इसकी और इसकी भिन्न है, किंतु ये अपने स्वरूप में समान होती हैं। इस प्रकार देख लेते हैं कि उस क्षेत्र में वायु का अभिसरण न हो। जी सही बात है। अगर अभिसरण होगा अभिसरण होगा तो क्या उसमें बदलाव होगा। तो इस प्रकार अभिसरण क्या होता है, ऊपर उठना, या सॉरी ऊपर उठना नहीं, जैसे यहाँ पर कोई वायु आई, ये वायु मिली, तो इनका मिलान नहीं होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए। दूसरा, वायु राशि के लंबवत घटक में तापमान एवं आर्द्रता संबंधी विषमता होती है, लंबवत घटक में होती है लेकिन क्षैतिज घटक में नहीं होती है। इस प्रकार इसका 1 और 2 सी आंसर सही हो जाता है। ठीक, सी आंसर सही हो जाता है।
37वां, ओस के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी दशाओं का होना आवश्यक है? शांत वायुमंडलीय दशाएं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वायु प्रवाहित होगी तो जैसे ये सतह है यहाँ पर ठंडी वायु निर्मित हो चुकी है, तो ये जो वायु चलेगी इसको हटा देगी। इस प्रकार ये क्रिया होगी तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट या ड्यू पॉइंट तक नहीं पहुँच पाएगी, जिस वजह से ओस का निर्माण नहीं होगा। इसलिए शांत वायुमंडल मतलब वायु प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। ठंडी व लंबी रातें, जी बिल्कुल, जितनी ठंडी और लंबी रातें होंगी उतना ही जल्दी ड्यू पॉइंट को प्राप्त कर सकते हैं। निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, क्या निम्न सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए, ये भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है, क्योंकि अगर अधिक सापेक्षिक आर्द्रता होगी, नहीं निम्न सापेक्षिक आर्द्रता नहीं, ये मैं सोच रहा निरपेक्ष, ये सापेक्ष आर्द्रता है ना, तो ये अधिक होनी चाहिए, जितनी अधिक होगी उतनी ज़्यादा ड्यू होगा। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा, सी। अगला क्वेश्चन है, चीन तुल्य जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलवायु दोनों गोलार्धों में 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। ये पूर्वी भाग तो सही है, किंतु इसमें डाउट है, भी बताएंगे क्यों। चीन तुल्य जलवायु क्षेत्र में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म काल में होती है, ये भी सही है, दूसरा इसका सही है। पहला क्यों गलत है, पहला गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि जो चीन तुल्य जलवायु है इसे हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं, ठीक, ये 0 से 20 डिग्री हो गया, तो ये क्या कहलाती है हमारी, विषुवत रेखीय जलवायु, विषुवत रेखीय जलवायु ये कहलाएगी विषुवत रेखीय जलवायु, ठीक है। और ये क्या वायु कहलाती है हमारी, ये कहलाती है हमारी मानसूनी जलवायु, जिसमें भारत आता है। ये ज़्यादा खिंच के हैं तो इसे ये नहीं है, और ये सवाना प्रकार, और ये मरुस्थलीय है। ये कहलाती है 30 से 45 डिग्री। चीन तुल्य, कौन सी, चीन तुल्य, प्रियरी और कैलिफोर्निया, ठीक है, चीन प्रियरी कैलिफोर्निया, और ये कहलाती है चलिए ये हो जाती है हमारी 60 तक, तो ये हो जाएगी साइबेरियन तुल्य, यो कहलाएगी हमारी जो यूरोप, मतलब यूरोप है, यूरोप तुल्य, और यहाँ पर उत्तरी कनाडियन या फिर जो ठंडी शीत वायु है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, ये तो 30 से 45 डिग्री नहीं, 30 से 45 डिग्री के मध्य पाई जाती है, ना कि 45 से 60। तो इस प्रकार ये कौन सा हो जाता है इसका, केवल 2। कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोरियोलिस बल की भी हम पहले ही वीडियो में बात कर चुके हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो वायु होती है, प्रवाहित वायु होती है, उसकी गति में जो परिवर्तन होता है, जिसका कारण क्या होता है, उसका घूर्णन, तो उसे ही क्या कहा दिया जाता है, आभासी कोरियोलिस बल, ठीक है। आभासी कोरियोलिस बल क्या होता है, Fc बराबर -2 ओमेगा V साइन फाई। फाई क्या होता है यहाँ पर, फाई होती है अक्षांश की वैल्यू या अक्षांशीय वैल्यू, ठीक है। तो इसी के थ्रू हम इसको कर भी सकते हैं। इसके प्रभाव से उत्तरी गोलार्धों में पवनें बाईं तथा दक्षिणी गोलार्धों में दाईं ओर मुड़ जाती हैं, बी पढ़ते हैं। इसमें बताना सही नहीं है, इसका मान विषुवत रेखा पर 0 होता है, ये सही बात है, क्योंकि फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, विषुवत रेखा 0 होती है, तो जो साइन फाई की वैल्यू 0 होगी तो सारा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सी, वायु की गति जितनी अधिक होती, Vfc प्रोपोर्शनल V है, V फॉर वेलोसिटी, तो ये भी सही है। दी, इस बल का वायु की गति पर प्रभाव नहीं होता, हाँ जी बिल्कुल सही है कि ये गति को प्रभावित नहीं करती है, किंतु उसकी दिशा परिवर्तित कर देती है।
इस प्रकार हमने देखा कि ये सही है, लेकिन ये गलत है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में कहाँ किधर मुड़ती हैं? अपनी दाईं तरफ, जिस दिशा में चल रही हैं उस बाईं तरफ मुड़ जाएंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन चक्रवातों में वर्षा की अवधि कम होती है। अच्छा, असत्य तथ्य बताना है हमें। इन चक्रवातों के केंद्र में वायुदाब बहुत कम होता है। अच्छा, इन चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए कोरियोलिस बल का होना अनिवार्य है। अच्छा, ये चक्रवात पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। इन करते हैं बात उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वे चक्रवात होते हैं जो 8 डिग्री से 30 डिग्री, 8 डिग्री से 30 डिग्री या कभी कभी 35 डिग्री भी लेते हैं। वो जो हमारी क्या होते हैं, बेल्ट्स होती हैं, बेल्ट के विस्थापन के कारण ऐसा हो जाता है 35 डिग्री। तो ये 8 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले, दोनों गोलार्धों में पाए जाने वाले चक्रवात होते हैं। ठीक है, इस बात कर ली। तो अब विशेषता होगी, इन चक्रवातों में वर्षा की अवधि कम होती। गलत, ये बहुत ही तीव्र वर्षा करते हैं। इन चक्रवातों में केंद्र में वायुदाब बहुत कम होता है। तो ये सभी को मालूम है, क्योंकि चक्रवात निम्न वायुदाब की वह अभिराशि होती है जिसके चारों तरफ क्या होता है? उच्च वायुदाब, और उच्च वायुदाब से पवनें इसके केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। इन चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए कोरियोलिस बल होगा, तभी तो इस वो चक्र प्रतिरूप प्राप्त करेंगी पवनें। ठीक, ये चक्रवात पश्चिम से पूर्व, ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, बात करते हैं। ये होगी हमारे पास 30 डिग्री, ये होगी हमारे पास 0 डिग्री। ठीक, तो 30 डिग्री और 0 डिग्री के बीच चलने वाली पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवन। और व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है वो क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। क्या? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार तो यदि ये चक्रवात निर्मित हो गए तो इसके इन पवनों के सहारे ही ये आगे को चलते हैं। तो ये चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। ये बात गलत है, ये क्या होना चाहिए? पूर्व से पश्चिम की ओर। विपरीत स्टेटमेंट है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारे पास? ए, क्योंकि ए कथन गलत है, इनसे तीव्र वर्षा होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अधिक सापेक्षिक आर्द्रता होने पर वाष्पीकरण कम तथा कम होने पर अधिक होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बात करेंगे क्यों। विशिष्ट आर्द्रता पर तापमान एवं वायुदाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही है, सही है बिल्कुल। ये बात करते हैं सापेक्षिक आर्द्रता होने पर वाष्पीकरण कम। ठीक है, जैसे कोई वायु है, यदि इसमें हम इसकी जो वायु मतलब नमी धारण करने की क्षमता है, मान के चल लो 20% है। अगर हमने इसमें 20% इसको दे दिया, 20% नहीं 10% दे दिया, तो कितनी बची? 10%। तो अब इसमें क्या होगी? आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होगी। अब जब आर्द्रता अधिक होगी तो अब नमी मतलब जो वाष्पीकरण होगा वो क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उसके पास तो इतनी है कि वो नहीं धारण कर पा रही है जिस वजह से वाष्पीकरण कम होने पर सापेक्षिक आर्द्रता की वैल्यू क्या होती है? अधिक। किस सापेक्ष में? यदि सापेक्षिक आर्द्रता अधिक हो तो। विशिष्ट आर्द्रता पर जी बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने तापमान बढ़ाओ, क्योंकि वो 1 लीटर वायु के आयतन में उपस्थित आर्द्रता होती है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाता है हमारे पास? सी। ठीक है, 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समताप मंडल में बादलों का अभाव होता है। जी, इस वजह से क्या होता है? वहाँ पर जो पायलट होते हैं वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं। निम्न अक्षांशों से बादलों की ऊंचाई उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ती जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि जो निम्न अक्षांश होते हैं वहाँ बादलों की ऊंचाई उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ती जाती है नहीं? तो इस प्रकार इसका केवल एक आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के धरातल पर प्रवाहित होने वाली क्षैतिज पवनें निम्नलिखित में से किन बलों का प्रभाव का परिणाम है? घर्षण बल, कोरियोलिस बल, गुरुत्व बल नहीं है। गुरुत्व बल क्या है? ऊर्ध्वाधर गति का परिणाम है।
तो इसका आंसर हो जाता है हमारे पास बी। कोरियोलिस बल पर भी बात कर चुके हैं हम। घर्षण बल पर जो भूपटल होता है, भूपटल पर उपस्थित भू आकृतियाँ क्या करती हैं, वायु पर घर्षण बल आरोपित करती हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से पृथ्वी का औसत तापमान एक समान रहता है? वाष्प, सूर्य तप और पार्थिवीकरण में संतुलन के कारण, वाष्पन के कारण, ग्लेशियर के कारण, अत्यधिक वृक्षों के कारण। ये इस पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, एल्बिडो बॉन्ड क्या होता है एल्बिडो। तो उसी की तरह क्या करती है पृथ्वी जो सूर्य तप होती उसको अंतरिक्ष में विमुक्त कर देती है। 44वां 45वां हो गया। सौर विकिरण में के परावर्तित भाग को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। ये बिल्कुल सही एल्बिडो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मुझे नहीं पता आपको क्या लगता है एल्बिडो के संदर्भ में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट पे CS किसी भी उच्च स्तरीय परीक्षा में बैठते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आपको सामने दिखाई देंगे। पृथ्वी के ऊष्मा बजट की 100 इकाइयों में से 65 इकाइयाँ धरातल पर पहुँचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। जो ऊष्मा बजट है, ऊष्मा बजट, हीट बजट, इसको हम करा देंगे। उसकी 100 इकाइयाँ मानते हैं, माना सूर्य से प्राप्त 100 इकाइयाँ हैं, ठीक है। जो धरातल पर पहुँचती हैं वो 51 इकाइयाँ पहुँचती हैं, और जो 35 इकाइयाँ कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, जो मतलब वो अंतरिक्ष में विमुक्त कर दी जाती हैं एल्बिडो के कारण। ये भी हमने एल्बिडो की वीडियो में समझाया हुआ है किस प्रकार। तो ये क्या हो जाता है हमारा गलत में 65 इकाइयाँ धरातल पर नहीं पहुँचती हैं, कितनी 51 है ना, 51 पहुँचती हैं धरातल पर, 51 पहुँचती हैं धरातल पर, और 35 अंतरिक्ष में विमुक्त कर दी जाती हैं, जिसमें से 27 बादलों द्वारा, 6 हिमटोपियों द्वारा, और 3 मतलब 2 किसके द्वारा होती हैं, जो वायु में धूल आदि के कण होते हैं, ठीक है। और जो 17% मतलब 14% जो है, 14% उसको वायुमंडल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाता है हमारे पास ए। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये हमने अभी बात की थी, आपको एक टेबल बना के समझाया था। जैसे ये 3 वो हो गए, है ना। तो यहाँ पर ये तो होगी हमारी भूमध्य सागरीय जलवायु, यहाँ पर मानसूनी, सवाना, और यहाँ पर क्या होगी, मरुस्थलीय जलवायु, ठीक। इसे ही क्या कहलाता है, उपोष्ण या उष्ण जलवायु। मतलब अब यहाँ पर ऊपर बात करते हैं 30 डिग्री से 45 डिग्री, चीन तुल्य जलवायु, स्टेपी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु हो जाती है यहाँ पर। तो ये 30 से 45, और ये सारा जो भाग होता है ना, ये कहाँ पाया जाता है, किस भाग में पाया जाता है, ये भूमध्य सागर में, ठीक है। जो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है 30 से 45 डिग्री, उसी में पाया जाता है। तो इस प्रकार ये कौन सी जलवायु की विशेषता होगी, भूमध्य सागरीय। 46वां, निम्नलिखित में से ऊष्मा के स्थानांतरण किन विधियों द्वारा होता है? ये भी हमने पहली वीडियो में समझाया, विकिरण, संवहन और चालन। संलयन के द्वारा कोई नहीं, संलयन फ्यूजन के द्वारा कोई नहीं। विकिरण के माध्यम से क्या होता है, इससे जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है, काय के माध्यम से, तरंगों के रूप में। संवहन के माध्यम, जो कण होते हैं आपस में गति करते हैं, जैसे पानी जो होता है वो संवहन के द्वारा गर्म होता है। चालन ठोसों का गुण होता है, जिसमें अगर ये एक क्षण है, इसमें ये धातु के मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, तो ये अणु ऊर्जा प्राप्त करेगा, ऊष्मा ऊर्जा, ये इसे देगा, ये इसे देगा, इसे देगा। इस प्रकार इनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, क्योंकि ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा ही है। तो 1, 2 और 3, सी आंसर हो जाता है इसका सही, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये फिर स्थानीय पवनें आ गई हैं। स्थानीय पवनों की हमने एक वीडियो डाली हुई है। सिमूम अरब के रेगिस्तान में प्रवाहित होने वाली उष्ण और शुष्क पवन है, सही है। मिस्ट्रल वह उष्ण पवन है जिसे गिनी के तट पर डॉक्टर हवा कहा जाता है, ये क्या हो जाती है, गलत।
ये गलत हो जाता है। इस प्रकार इसका 48 का केवल 1। स्थानीय पवनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाने वाली हैं हर पेपरों में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 49वां प्रश्न है, तापीय प्रतिलोमन घने कोहरे के लिए उत्तरदायी होता है। सही है, इस पे भी हमने पहली वीडियो में जिक्र किया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट है, सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। बिल्कुल सही है, इसको भी हमने डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है पहली वीडियो में, पहले भाग में इसके। तो हमारा क्या हो जाता है, ये 1 और 2 सी इसका सही आंसर हो जाता है। तापीय प्रतिलोमन घने कोहरे के लिए उत्तरदायी कैसे होता है? ये कोई सतह है, ठीक है, ये परतें हैं। तो यहाँ पर यदि किसी वायु का जो तापमान है इस वायु की तुलना में ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो ये तो क्या कहलाएगी, हमारी नॉर्मल दशा। लेकिन यहाँ का तापमान कम है और यहाँ का क्या है, ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि हम जब पृथ्वी की सतह से क्षोभमंडल की सीमा की तरफ जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, कमी होती है, और उस कमी की दर को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी प्राप्त होती है। तो अब यदि यहाँ पर क्या है, गर्म है, मतलब ठंडी है, और यहाँ गर्म है, तो ये संघनित होगी, संघनित होकर क्या बनेगा, कोहरा, ठीक है, क्योंकि वाताग्रीय कोहरा बन जाएगा। और 50 में, सभी प्रकार के तूफानों में टॉर्नेडो छोटा और ज़्यादा विनाशकारी एवं प्रचंड होता है। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में जो स्थानीय तूफान टॉर्नेडो बनते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, उन्हें क्या कहा दिया जाता है, टॉर्नेडो, ठीक। और भारतीय उपमहाद्वीप में तो चक्रवात ही कहा जाता है। भूमध्य सागर में भी कुछ कहा दिया जाता है, मतलब एक हरिकेन होता है। इस प्रकार से कई होते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग प्रश्नों को करने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।